I am Madhu and I am Rajat. So friends, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे विच इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारे मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये चैप्टर नंबर 8 पर बेस्ड है विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने अगर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा हुआ है तब आप इस चैप्टर को इजीली समझ सकते हो। एंड हमने चैप्टर नंबर 8 का फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना भी रखा है। So if you want to understand chapter number 8 then you can watch our video which is present on the channel। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे एंड साथ ही साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर नंबर 9 पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, फिर हम हॉरिजॉन्टल लेवल के बारे में जानेंगे, फिर हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ये कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इतना लेंथी चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में 2-3 हम टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मोस्टली इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 का ही एप्लीकेशन है। जो हमने चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था उन्हीं का यूज है इस चैप्टर में। ओके, सो दिस इज नॉट अ लेंथी चैप्टर, इट इज अ वेरी इजी एंड स्मॉल चैप्टर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, देन विल सॉल्व द क्वेश्चंस। सो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? सबसे पहले हम लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं। तो लाइन ऑफ साइट क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे आईज एंड जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके बीच में बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को देख रही हूँ तो मेरी आईज और इस पेन के बीच में जो स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन बनेगी उसी को लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। आप नाम से भी समझ सकते हो, लाइन ऑफ साइट मतलब जहां आप देख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो आपकी आईज एंड उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनेगी दैट इज लाइन ऑफ साइट। सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल के बारे में। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ तो लाइन ऑफ साइट तो ऐसे बनेगी ऑब्जेक्ट और मेरी आईज के बीच में। लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ये मेरी आंखों के बिल्कुल सामने जो स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। एंड जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है वो हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होता है। ठीक है, आई एम लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो मैं अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रही हूँ तो लाइन ऑफ साइट तो ऐसे बनेगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा आईज के सीधे में बनता है, सीधे बनता है एंड वो हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होता है। दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, देन हॉरिजॉन्टल लेवल हमने बात कर ली, लाइन ऑफ साइट के बारे में बात कर ली। अब 2 एंगल्स आएंगे, 2 एंगल्स के बारे में भी डिस्कस करना है। सबसे पहला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है जब आप किसी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पर्सन है, ठीक है, ये लड़की है एंड ये टावर के टॉप पर देख रही है, यहाँ पर देख रही है। तो लाइन ऑफ साइट कैसे बनेगी? लाइन ऑफ साइट बनेगी ऐसे, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज हेयर एंड द आईज आर हेयर। तो लाइन ऑफ साइट बनेगी ऐसे बिकॉज ये ऊपर देख रही है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल होगा इसके आईज के सामने जो सीधी लाइन बनेगी दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये ग्राउंड के पैरेलल होगा बिकॉज ये ग्राउंड पे खड़ी है ना, यहाँ ग्राउंड पे खड़ी है तो इस ग्राउंड के पैरेलल होता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है जो इसकी आईज के बिल्कुल सामने बन रहा है। एंड इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये ऊपर देख रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो जब हम ऊपर देख रहे होते हैं और तब जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच के इस एंगल को बोलते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं, जब ऊपर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये एंगल कितना भी हो सकता है, इट कैन बी 30 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल कितना भी हो सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस एंगल की हेल्प से। ठीक है, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखो, डिफरेंस इसमें इतना ही है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है जब आप किसी नीचे लोकेटेड ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खड़े हो, टावर के टॉप पे खड़े हो एंड आप नीचे की तरफ देख रहे हो। तो लाइन ऑफ साइट कैसे बनेगी? लाइन ऑफ साइट बनेगी ऐसे, दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ये, बिकॉज आप यहाँ पर खड़े हो, आप तो नीचे देख रहे हो लेकिन आईज के सामने जो सीधी लाइन बनेगी दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। एंड ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है ना।
यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा ग्राउंड के पैरेलल माना जाएगा एंड हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है आईज के बिल्कुल सीध में। तो लाइन ऑफ साइट है ये बिकॉज आप नीचे देख रहे हो एंड हॉरिजॉन्टल लेवल है ये। तो अब इनके बीच का ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम नीचे की तरफ देख रहे होते हैं तब लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। आप नाम से भी बता सकते हो, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर उठना, तो जब हम ऊपर के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एंड डिप्रेशन का मतलब होता है, डिप्रेशन होता है नीचे, ठीक है, नीचे होना, कम होना। तो इसकी हेल्प से आप समझ सकते हो कि जब आप नीचे रखे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्लियर, यही इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। इनके बारे में हमने जान लिया, बस इस चैप्टर में इतना ही था, हमें और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ होगा, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में या फिर वो स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा, जो कुछ हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है उसी का इसमें यूज़ होगा। और ये कुछ नई टर्म्स हमने यहाँ पर सीख ली। सो यही कुछ इस चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। सो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो here is the first question. So friends, हमारा पहला क्वेश्चन है a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो यहाँ पर जो हमें मेन स्टेटमेंट बताई हुई ना, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि डायग्राम जैसे ही आपने ड्रॉ करा ना आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी, विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा और साथ साथ ही एग्जाम में भी आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है और ये जो रस्सी है ना ये एक वर्टिकल पोल यानी कि मान लो ये एक वर्टिकल पोल है और इससे एक 20 मीटर की रोप ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट पर बंधी हुई है। इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज 20 मीटर और इसको भी हम टच कर देते हैं ताकि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल भी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये रोप है जिस पर जो सर्कल का आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है। एक बार इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो ये है ए बी है हमारा वर्टिकल पोल और ये जो ए सी लाइन है इस पर सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, जिसकी लेंथ है 20 मीटर। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल क्या है, 30 डिग्री का है, मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। तो ये तो रही हमारी रोप AC है हमारी रोप, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड है BC और यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि हमें AB फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं वी हैव टू फाइंड AB। हमें क्या क्या दिया गया है, AC हमें दिया है, AC इज 20 मीटर एंड और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया, और हमें एंगल दिया है एंगल ACB यानी कि एंगल C कितना है, 30 डिग्री है। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना है AB और यहाँ पे जो एंगल है C, इसके सामने वाली लाइन है ये, है ना, ये इसके सामने वाली लाइन है, 30 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली लाइन है और इसे हम क्या कहते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल है उसके सामने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी कि जो हमारी AB लाइन है ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, नोट करते चलो, ये परपेंडिकुलर है और ये जो AC लाइन है ये है 20 मीटर की। तो जब भी आपको ना फाइंड करना हो, जैसे कि हमें फाइंड करना है AB, तो आपको उन दो लाइंस का ध्यान रखना है, यानी कि जो लाइन आपको दी हुई है और जो लाइन आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें कौन सी लाइन दी गई है, AC लाइन दी गई है 20 मीटर। कौन सी हमें फाइंड करनी है, AB लाइन, जो वर्टिकल पोल की हाइट है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप बस इन दोनों लाइन से ही मतलब रखो। ये जो थर्ड लाइन है ना BC, इसको ध्यान भी मत दो इस पर, ठीक है। सिर्फ दो लाइन हमें चाहिए, जो हमारे को दी गई है और जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दी कौन सी गई है, दी गई है हमें AC, ठीक है, और हमें कौन सी फाइंड करनी है, AB, ठीक है। तो AB क्या है, AB है हमारा परपेंडिकुलर, AC क्या है हमारा हाइपोट्यूनियस है, क्योंकि देखो एंगल के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर और इससे जो स्लैंटिंग लाइट निकल रही होती है ये, दिस इज द हाइपोट्यूनियस, और दूसरी लाइन होती है बेस, ये हम जानते हैं ना, पिछले चैप्टर में हमें पढ़ा था। अब यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोट्यूनियस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, दिस इज साइन थीटा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, देखो हमने क्या यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, एक ट्रिक से याद किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हम यहाँ पे हमारा P/H हो रहा है, तो ये P/H और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज साइन थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो रेशियो है डेट इज
साइन थीटा। सो इसको वापस लिख देते हैं, P बाय एच इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री। अब वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकालो। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाली लाइन जो कि हमें निकालनी है। सो इसको ऐसा के ऐसे रहने दो, और h क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारा 20 मीटर। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1/2 होती है। वैल्यू याद है ना, सो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसीलिए जो दोनों चैप्टर है ना, ये आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड भी हैं, ये आप देख रहे होगे। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 2/p इज इक्वल टू 20, एंड p की वैल्यू आ गई 10, और ये किसमें है, 10 मीटर। तो p की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, p की वैल्यू है 10 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, p इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है AB कितना है, 10 मीटर है। सो यहाँ से हमारे AB की वैल्यू आ गई विच इज 10 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने जो वर्टिकल पोल है उसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, एंड जो 20 मीटर लेंथ हमें दी गई थी। सो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें एक चीज कॉमन होगी कि आपको कौन सा जो रेशियो है साइन थीटा कोस थीटा कौन सा अप्लाई करना है, उसे आप कैसे पता करोगे। कैसे पता करोगे, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी लाइन मुझे राइट ट्राइंगल में दी हुई है और कौन सी मुझे निकालनी है, और उन दोनों का ही आपको रेशियो बनाकर वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना है, जैसे कि अभी हमने इस क्वेश्चन में भी किया। ठीक है, अभी हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें दो राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So friends, the next question is, as observed from the top of a 75-meter tall lighthouse, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. ठीक है, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस एक बेसिकली एक बिल्डिंग होती है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है शिप्स को डिटेक्ट करने के लिए कि कोई भी शिप है वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है ओशन में। तो मान लेते हैं एक लाइट हाउस है, बिल्डिंग की तरह होता है ये, तो ये एक लाइट हाउस है मान लिया, और इसकी हमें हाइट दी गई है 75 मीटर। तो ये 75 मीटर ऊंचा है। पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं ताकि ईजी हो आइडेंटिफाई करना। ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। ठीक है, आगे रीड करो। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, तो यहाँ पर दो शिप्स हैं। देखो मान लो कि ये हमारा ओशन है, ठीक है, ये ओशन है, इसमें दो शिप्स हैं, एक है इस पॉइंट पर और एक है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि मैं A पॉइंट पर खड़ा हूं, मैं लाइट हाउस के सबसे ऊपर खड़ा हूं। तो यहाँ पे क्या है कि एक शिप का है 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पर है। तो मैं ऊपर से जब 30 डिग्री नीचे देखता हूं तो एक शिप मुझे दिखता है इस पॉइंट पर, और फिर जब मैं 45 डिग्री नीचे देखता हूं तो मुझे दूसरा शिप दिखता है इस पॉइंट पर। तो ये हमारा D पॉइंट, नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है हमारा C। यहां तक क्लियर है। D और C और D पॉइंट पर क्या है, दो शिप्स है हमारे, और A पॉइंट से अगर आप देखोगे तो एक जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और एक का है 45। ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो कि A पॉइंट पर मैं खड़ा हूं तो मेरा लाइन ऑफ साइट क्या है, ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है इस शिप का, D पॉइंट पर जो सा शिप है। तो ये अगर लाइन ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या है, दिस इज 30 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ कि A पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस शिप का कितना है, 30 डिग्री है, और इस शिप का जो कि C पॉइंट पर है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। तो ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी, तो ये कितना है, ये है हमारा टोटल 45 डिग्री। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों शिप है, एक का है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री इस D वाले पॉइंट पर जो सा शिप है, और C वाले पॉइंट का है 45 डिग्री। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास है, एक दूसरे के पीछे ही है, द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की सेम साइड पर है, इसको एक बार नीचे ड्रॉ कर देते हैं, और इसको मैं रब कर रहा हूँ ताकि हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके हम। ठीक है, तो लाइन एक बार स्ट्रेट को ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये है हमारा पॉइंट D और ये है हमारा पॉइंट C, इन दोनों पे हमारे शिप्स है। सो देखो यहाँ पे क्या है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, कि इन दोनों शिप्स के बीच में C पॉइंट पर और D पॉइंट पर ये जो दो शिप्स है ना, इनके बीच में डिस्टेंस बताओ, यानी कि हमें CD निकालना है। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट CD।
क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में रखो कि हमें क्या बताया गया है, उस हिसाब से डायग्राम को ड्रॉ करो और फिर पता लगाओ कि मुझे क्या निकालना है, मुझे CD निकालना है। अब फ्रेंड्स इस डायग्राम को वापस ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमें ना दो राइट ट्राइंगल दिए हुए हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो दो राइट ट्राइंगल्स हैं, एक तो है ABD और एक है ABC, ठीक है, दो राइट ट्राइंगल्स हैं। तो अब सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे CD को, हम कैसे निकालेंगे इन दोनों राइट ट्राइंगल की हेल्प से। एक फॉर्मूला है, एक चीज को ध्यान से देखो, CD हम निकाल सकते हैं BD माइनस BC, है ना, क्योंकि देखो ABC का बेस क्या है, BC है, और ADB ट्राइंगल का बेस है क्या, BD है ना, तो उसका बेस क्या है BD और इसका बेस है BC। अगर मैं BD में से BC को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा CD, जो कि है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, है ना। तो यहां पर CD कैसे निकालेंगे, CD होगा हमारा BD माइनस BC। डायग्राम को देखो, BD क्या है, पूरा ये जो बड़ा ट्राइंगल है ABD, इसका बेस क्या है, BD है, माइनस BC, ABC ट्राइंगल का बेस BC, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, और CD ही हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्लियर करो कि हमें कैसे फाइंड करना है, BD माइनस BC करना है। तो अब हमारा मेन एम है कि हमें सबसे पहले BD निकालना है, उसके बाद हमें BC निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं BD। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये पहले एंगल्स पता होने चाहिए, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, और ये अगर 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, लाइन ऑफ साइट, और ये BD लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, और जो AD लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। वैसे ही यहाँ पे BD और ये जो लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे ये जो AC लाइन है ये इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल होंगे, यानी कि 45 डिग्री ये है पूरा, तो ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दो राइट ट्राइंगल्स हैं, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले BD निकालना है। BD कैसे निकालेंगे, तो एक तो हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था कि आपको वो दो लाइंस देखनी है कि जोन सी आपको गिवन है और जोन सी आपको निकालनी है। हमें निकालनी कौन सी है, BD निकालनी है, दी कौन सी हुई है, AB दी हुई है। तो अब हम इन्हीं का क्या निकालेंगे, इनका रेशियो बनाएंगे। तो देखो एक तो है AB और एक है हमारी BD, AB और BD। अब देखो यहाँ पे रेशियो कौन सा बनेगा, 30 डिग्री का एंगल है, एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये हो गई परपेंडिकुलर, और जो उसके परपेंडिकुलर के जो को एक तो दो साइड निकल रही है इस एंगल में से, एक तो है हाइपोटेन्यूस और एक है हमारा बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बताओ कौन सा रेशियो है, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सो दैट इज tan थीटा। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है। तो इसे मैं रब कर देता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है, सो tan 30 हमें निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर है हमारा 75, बेस हमें निकालना है BD, है ना, BD तो हमें निकालना है, उसके बाद हम BC निकालेंगे, फिर हम सबट्रैक्ट करके CD निकाल देंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा फिर। सो 75 अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। सो 1/√3 इसकी वैल्यू होती है 75 अपॉन BD, ठीक है। सो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BD की वैल्यू आ जाएगी 75√3, ठीक है। अब BD की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, वैसे ही निकालेंगे जैसे यहां पर निकाली। सबसे पहले देखो कि एंगल ये रहा 45, ठीक है, कौन सी साइड हमें निकालनी है, हमें तो BC निकालनी है, कौन सी हमें दी हुई है, AB दी हुई है। तो यहाँ पे रेशियो बनाओ, रेशियो बनेगा, ये देखो इसके सामने वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमें निकालना है बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रेशियो है, tan थीटा वापस आ गया। सो यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, इसे मैं रब कर दूं या लिख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है, 45 है यहाँ पर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा 75 और बेस क्या है हमारा BC है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन BC। BC की वैल्यू क्या आ गई, 75 आ गई मीटर्स में, दिस इज 75 मीटर, दिस इज 75√3 मीटर। तो अब देखो BD की वैल्यू आ गई 75√3 मीटर, BC की वैल्यू आ गई 75 मीटर, CD की वैल्यू हमें निकालनी है। CD क्या है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस, एक तो शिप है D पॉइंट पर, एक शिप है C पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो CD निकालना था। CD क्या होगा, BD माइनस BC होगा, ये हमने शुरू में डिस्कस किया। तो हमने BD भी निकाल दिया, BC भी निकाल दिया।
अब क्या करना है, अब माइनस कर दो इन दोनों को। सो BD के माइनस CD कर दो, BD माइनस BC क्या होगा, देखो 75√3 BD माइनस BC, BC क्या है 75 माइनस 75। अब करो, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 75 कॉमन ले सकते हैं, एक बार इसे रब कर देते हैं। सो इसे लिख देते हैं वापस tan थीटा में 75√3 माइनस 75, जगह कम पड़ रही है, इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 75√3 माइनस 75 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम √3 की वैल्यू ले लेते हैं, उसमें से -1 कर देंगे। सो यानी कि 75 √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 माइनस 1 कर दो। सो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे 1.73 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.73 हो जाएगा। 75 इंटू 0.73 आपका आंसर आ जाएगा 54.75 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर 54.75 मीटर। एक बार ध्यान से इसे देख लो फ्रेंड्स, इफ यू कैन सी दी आंसर। देखो हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने BD की वैल्यू निकाल ली, BC की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 75√3 माइनस 75 कॉमन लिया, √3 माइनस 1 किया, √3 की वैल्यू क्या आएगी 1.73 अप्रोक्स आएगी, 0.73 आया, फिर 75 को 0.73 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 54.75 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 54.75 मीटर है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। यू कैन नोट इफ यू वांट। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने दोनों राइट ट्राइंगल्स में tan थीटा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा था वो हमने अप्लाई किया। कैसे पता लगाना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाए, आपको देखना है कि कौन सी साइड मुझे दी गई है और कौन सी मुझे निकालनी है। ऐसे हमने सॉल्व करा है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया है। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। ओके, so now let's move on to the next question. So friends, next question है, two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. तो दो पोल्स हैं, उन दोनों पोल की जो हाइट है वो इक्वल है एंड दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं एक रोड पर एंड वो रोड कितना वाइड है, दैट इज 80 मीटर। ठीक है, then from a point between them on the road the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. तो रोड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बता दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो हमें क्या करना है, दोनों पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, तो हम किसी एक की भी फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। हमें पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है एंड हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। वो जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं पोल के टॉप तक, तो उस पॉइंट से पोल तक का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, डायग्राम से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, तो ये पहला पोल है, ये दूसरा पोल है, दोनों इक्वल हाइट में है एंड दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड ये रोड है। ठीक है, रोड कितना वाइड है, रोड इज 80 मीटर वाइड, तो इसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर। ठीक है, अब इस रोड पर एक पॉइंट है। ठीक है, ये रोड पर यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप तक इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं जो हमें बता दिया 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से लेके इस वाले पोल तक टॉप तक जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री एंड इसी पॉइंट से इस वाले पोल के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी बता दिया बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन यही होता है। ये देखो, ये है यहाँ से पॉइंट से यहाँ तक, फिर ये होगा फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। सो इट इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से डायग्राम बन चुका है। ओके, तो हम नेमिंग कर देते हैं बिकॉज यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुके हैं, हमें नेम कर देना चाहिए तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे जो हमें फाइंड करना है। सो लेट्स नेम इट। सो दिस इज ए, इसको दूसरे कलर से नेम करेंगे, ए बी सी डी एंड ये जो पॉइंट है इसको हम पी नाम दे देते हैं।
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ए बी एंड सी डी की लेंथ को फाइंड आउट करना है, बिकॉज ए बी और सी डी क्या है, हमारे पोल्स हैं, तो हमें पोल्स की हाइट को फाइंड आउट करना है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट से पोल्स तक के डिस्टेंस को भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पी पॉइंट से लेके सी तक क्या डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड पी पॉइंट से लेके बी तक क्या डिस्टेंस है ये भी हमें फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है, तो अगर इसकी हाइट अगर मान लो 10 मीटर है तो इसकी हाइट भी 10 मीटर ही होगी। तो अभी हमें पोल की हाइट नहीं पता, तो हम लेट कर देते हैं, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x मीटर। हम मान लेते हैं कि पोल की जो भी हाइट है उसको हमने x मान लिया, तो अगर इस वाले पोल की हाइट x मीटर है तो इसकी भी हाइट x ही होगी, है ना। सो लेट से इसकी हाइट भी x है, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x क्या है, हाइट ऑफ द पोल्स, एंड हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस P पॉइंट से। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ CP एंड BP, बिकॉज यही डिस्टेंस है पोल और पॉइंट्स के बीच, पॉइंट के बीच में। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस CP एंड BP। ओके, समझ आ गया है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ABP, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंड ऑब्वियसली एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है DCP, सो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले तो हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट को फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल ABP से। सो इन ट्राइंगल ABP, तो इन ट्राइंगल ABP यहाँ पर हमें पता है कि हमें ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री। हमें परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए, बिकॉज इस 60 डिग्री के लिए ये जो AB साइड है इट इज परपेंडिकुलर, एंड यही x है, बिकॉज पोल की हाइट कितनी है, x है। एंड साथ ही साथ हम ये बेस भी ले लेंगे, क्योंकि इससे फिर हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों का यूज होता है, इट इज tan थीटा। tan थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर बेस दोनों आते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमें परपेंडिकुलर मतलब AB की लेंथ को फाइंड आउट करना है एंड इस बेस की लेंथ को भी फाइंड आउट करना है, तो हम tan थीटा का ही यहाँ पर यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABP tan थीटा, इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल क्या है, हम इस 60 डिग्री वाले एंगल की बात कर रहे हैं। सो थीटा इज 60 डिग्री, तो ये आ गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर है AB की लेंथ को हमने क्या माना है, x माना है, एंड बेस क्या है, बेस इज BP, ठीक है। सो x बाय BP, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अब आपको इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है। ये मैंने √3 लिख दिया। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए, हमें हाइट ऑफ द पोल चाहिए सबसे पहले। तो x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, इस BP को उस साइड भेज दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैं इसको इस साइड भेजूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, क्या x की वैल्यू क्या आएगी, BP इंटू √3। सो दिस विल बी BP √3, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। साथ ही साथ नोट करते जाओ, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, x इज इक्वल टू BP इंटू √3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू BP, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 इंटू BP। तो ये हमने ट्राइंगल ABP की हेल्प से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब ऐसे ही हम ट्राइंगल DCP में भी x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एंड जो दोनों की x की वैल्यू आएगी उन्हें इक्वेट कर देंगे, बिकॉज हमें पता है कि x की वैल्यू तो दोनों की ही इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में हमने x की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द पोल निकाल ली, √3 इंटू BP। अब ऐसे ही सेम मेथड का यूज करके हम इस ट्राइंगल में भी x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एंड हमें पता है कि दोनों पोल की जो हाइट है वो इक्वल है, मतलब x की वैल्यू इक्वल होगी। तो जो x की वैल्यू आएगी इस ट्राइंगल में एंड जो ये x की वैल्यू अभी आई है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे एंड फिर आगे हम सॉल्व करते जाएंगे। समझ आ गया, तो इतना आप नोट डाउन कर लो। अब हम मूव ऑन करते हैं अगले ट्राइंगल पर, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन थी हमारी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ट्राइंगल। तो अब ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल DCP। सो इन ट्राइंगल DCP अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं तो इसमें भी मुझे tan थीटा का ही यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास एंगल है 30 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर है ये DC विच इज x की हमें जरूरत है, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, एंड साथ ही साथ हमें बेस की हाइट बेस का लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर भी मैं tan थीटा का ही यूज करूंगी। सो इन ट्राइंगल DCP tan थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पर थीटा क्या है, 30 डिग्री है, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर है ये DC, DC की लेंथ कितनी है, x ही है, तो x लिख दिया, डिवाइडेड बाय बेस, तो बेस कितना है, बेस इज दिस CP, ठीक है, तो बेस आ गया CP। तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको tan 30 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो tan 30 डिग्री कितना होता है, इट इज 1/√3, तो tan 30 डिग्री की जगह पर आ जाएगा 1/√3। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, इस CP को यहाँ पर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू CP, बिकॉज CP इंटू 1 तो CP रहेगा एंड √3 इंटू एक्स हो जाएगा √3x। तो मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ से √3 को मैं उस साइड भेज दूंगी, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये √3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बी CP डिवाइडेड बाय √3 एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू CP डिवाइडेड बाय √3। तो अभी हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 वाज x इज इक्वल टू √3 इंटू BP, ये हमने फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आई है CP इंटू √3। तो अब ये x की जो हमारे पास दोनों वैल्यू आई हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं एंड फिर आगे हम सॉल्व कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो x की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या आई थी, इट वाज √3 इंटू BP, ठीक है, ये x की वैल्यू आई थी मेरे पास। एंड अभी इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू क्या आई, इट वाज CP डिवाइडेड बाय √3। तो ये दोनों x की वैल्यूज ही हैं, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी दिस, देन अब यहाँ पर इसको हम देखो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर है ये √3 इंटू BP एंड दिस इज CP इंटू √3। तो अगर मुझे CP की लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, इस √3 को उस साइड भेज दूंगी, बिकॉज यहाँ पर मुझे जस्ट सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर CP की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं √3 को उस साइड भेज दूंगी, तो यहाँ से मेरे पास CP की लेंथ क्या आएगी, देखो इस √3 को जब मैं उधर भेजूंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये BP एज इट इज रहेगा एंड ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, बिकॉज जब हम रूट में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो जब हम √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा एंड सिर्फ 3 ही आएगा, तो यहाँ पर BP के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास CP की वैल्यू आ गई, CP की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 3 इंटू BP, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मेरे पास CP की वैल्यू आ चुकी है। CP क्या है, CP इज, ये CP है, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 3 इंटू BP। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो अब हमें क्या करना है, देखो हमें पता है कि इस BC की टोटल लेंथ कितनी है, 80 मीटर है, हमारे पास CP की लेंथ आ चुकी है विच इज 3 इंटू BP। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन बना सकती हूँ दैट BC इज इक्वल टू CP प्लस BP, बिकॉज हमें पता है कि ये जो BC है, ये जो पूरी लेंथ है, ये किससे बना है, CP और BP से मिलकर ही बना है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन बना सकती हूँ दैट BC इज इक्वल टू CP प्लस BP, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास पूरी BC की लेंथ आ जाएगी विच इज 80 मीटर। तो यहाँ से अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगी, ओके। सो देखो अब क्या करना है, यहाँ मैं लिखूंगी BC इज इक्वल टू CP प्लस BP, ठीक है। अब देखो BC की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ हमें टोटल पता है, इट इज 80 मीटर, तो यहाँ पर BC की जगह आ जाएगा 80 मीटर इज इक्वल टू CP प्लस BP, ठीक है। तो अभी मैंने CP की लेंथ फाइंड आउट करी थी, CP की लेंथ हमारी कितनी आई थी, 3 इंटू BP, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया, CP की लेंथ कितनी आई थी, 3 इंटू BP आई थी। तो यहाँ पर CP की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू BP, बिकॉज अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो ये मैंने लिख दिया 3 इंटू BP CP की जगह, एंड देन ये प्लस BP एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो दिस विल बी 80 इज इक्वल टू, अब देखो ये 3 BP है, ये BP है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, ऐड करने के बाद क्या आएगा, 4 BP आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 को जब मैं उस साइड भेजूंगी तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास BP की लेंथ कितनी आएगी, देखो ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा, 80 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 20 होता है, तो मेरे पास BP की लेंथ आ गई 20 मीटर, ठीक है। ये जो BP है इसकी लेंथ मेरे पास आ गई, इट इज 20 मीटर, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये कितनी है, 20 मीटर है। तो अगर BP 20 मीटर है तो CP कितना होगा, वो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इस टोटल 80 मीटर में से 20 मीटर को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। सो CP की लेंथ है 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर लिया। ये जो पॉइंट P है इससे AB पोल तक का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है,
एंड ये जो पॉइंट P है इससे DC पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है, 60 मीटर है। तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनली इन पोल्स की हाइट को फाइंड आउट करना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पोल की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, पोल की हाइट को फाइंड आउट करनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1 वाज x इज इक्वल टू √3 इंटू BP, है ना। ये हमारी क्या थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, अगर आपको याद हो तो अभी हमने किया था। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, x इज इक्वल टू 3 इंटू BP। तो हमारे पास BP की लेंथ तो हमने निकाल ली विच इज 20 मीटर। तो यहाँ पर BP की जगह मैं 20 पुट कर दूंगी, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 इंटू √3 मीटर। और x क्या है, x इज द हाइट ऑफ द पोल। तो हमने हाइट ऑफ द पोल भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल कितना है, 20 इंटू √3 मीटर। अब अगर इस पोल की हाइट 20 इंटू √3 मीटर है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, 20 इंटू √3 मीटर ही है। सो हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 इंटू √3 मीटर, बिकॉज दोनों पोल की हाइट इक्वल है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, जस्ट हमने यहाँ पर ये लेंथ फाइंड आउट कर ली, तो फिर तो हमें x की वैल्यू मतलब पोल की जो हाइट है वो इजीली हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 डिग्री। तो एक टावर है और उस टावर तक एक हाईवे आ रहा है। ठीक है, उस हाईवे, उस टावर के फुट तक, मतलब उस टावर के सबसे नीचे तक एक हाईवे आ रहा है। ठीक है, एंड एक आदमी है वो उस टावर के टॉप पर खड़ा है, एंड उस टॉप पर से, वहां से उसको एक हाईवे पर से एक गाड़ी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड वो जो गाड़ी है वो उस ऑब्जर्वर की आंख से लेके और उस गाड़ी तक लेके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है विच इज 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और वो जो गाड़ी है वो टावर के फुट तक आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक इक्वल स्पीड के साथ आ रही है। ठीक है, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो देखो, पहले वो गाड़ी यहाँ पर थी, वो इंसान यहाँ टावर के टॉप पर खड़ा था और देख रहा था इस गाड़ी को, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। लेकिन 6 सेकंड बाद वो जो गाड़ी है वो यहाँ से ट्रैवल करके इस पॉइंट पर आ गई। तो अब इस पॉइंट से लेकर टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अब फाइनली जो कार है वो इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट से लेके टावर के फुट तक आने पर कितना टाइम उसे लगेगा ये हमें बताना है। उस कार को यहाँ से इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हमें पता है कि इस पॉइंट से यहाँ तक आने में 6 सेकंड्स लगे, तो अब इस पॉइंट से टावर तक आने तक कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अच्छा सा हम एक क्लियर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द टावर, ये टावर है। ठीक है, यहाँ पर वो इंसान खड़ा है एंड ये पूरा स्ट्रेट हाईवे है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट हाईवे। अब उस हाईवे से यहाँ ये गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी है, ये इस हाईवे पे चल रही है एंड टावर की तरफ आ रही है, अप्रोच कर रही है। तो अब इस इंसान के जो यहाँ पर टावर के टॉप पर है, इस इंसान से इस गाड़ी तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, देखो ये जो इंसान है ये इस गाड़ी को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी ये, लाइन ऑफ साइट ये बन गई। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये जो ऑब्जर्वर है इसके सीधे जो लाइन बनेगी वो होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का ये जो एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना बताया है, इट इज 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, इट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब बोला कि 6 सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड बाद ये जो गाड़ी है वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आ गई, इस पॉइंट पर आ गई। तो अब इस पॉइंट से उस ऑब्जर्वर तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अब 60 डिग्री हो गया। तो अब वो जो टावर पर जो इंसान बैठा है वो यहाँ से इस गाड़ी को देख रहा है। ठीक है, 1 मिनट, ओके, तो वो यहाँ से 1 मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो अब वो जो इंसान है वो ऐसे यहाँ अब देख रहा है, बिकॉज यहाँ पर कार यहाँ आ चुकी है। तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज, अब ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल है ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इट इज 60 डिग्री।
ठीक है। जब यहाँ पर थी गाड़ी, जब यहाँ पर थी कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री, लेकिन अब कार यहाँ आ चुकी है तो अब जो एंगल बनेगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें अब फाइंड आउट करना है हमें कि अब इस पॉइंट से लेके टावर तक पहुंचने पर उस गाड़ी को कितना टाइम लगेगा, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये टावर का टॉप है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, डिफरेंट कलर से नाम देंगे। सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, ये जहाँ पर पहले गाड़ी थी वहाँ पर हमने इसको बी पॉइंट नाम दे दिया। ओके, दिस इज बी। देन यहाँ पर ये सी पॉइंट है एंड ये है डी पॉइंट एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये है पी पॉइंट। ठीक है, नेमिंग हमने कर दी। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। कैसे? पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ADC, ये वाला जो ADC, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बिकॉज यहाँ पर एंगल D क्या है, 90 डिग्री है। सो दिस इज वन राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? ABD, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं। टावर कौन सा है? टावर इज AD। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि CD लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा कार को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ACD। सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। सो इन ट्राइंगल ACD, तो ट्राइंगल ACD में देखो यहाँ पर हमें पता है कि देखो हमें यहाँ पर ये जो एंगल B और C है ना, इनको हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? बिकॉज तभी हम यहाँ पर रेशियोज लगा पाएंगे एंड आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें यहाँ पर पता है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है एंड ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है एंड ये जो हाईवे है, ये दोनों पैरेलल होंगे बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है वो हमेशा ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? ये AP इज द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ग्राउंड लेवल है ये हाईवे विच इज BD। तो हमें पता है ये दोनों पैरेलल होते हैं। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये AB क्या है? AB बन गया यहाँ पर ट्रांसवर्सल, बिकॉज जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में से जो ऐसे स्लैंटिंग लाइन जाती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो अगर AP और BD पैरेलल हैं तो ये AB क्या बन गई? एक ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल में जो ये दो एंगल्स बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं एंड ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? ये दोनों एंगल्स हैं अल्टरनेट एंगल्स बिकॉज हमें पता है कि जो AP एंड BD है ये पैरेलल हैं। AB क्या है? ट्रांसवर्सल है एंड ये जो एंगल A है, ये वाला जो एंगल है APAB, ये वाला जो एंगल है विच इज 30 डिग्री एंड ये जो एंगल B है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इस वजह से हमें एंगल B की मेजरमेंट पता चल गई विच इज 30 डिग्री। ऐसे ही अब ये वाला जो एंगल PAC है विच इज 60 डिग्री, अब मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ PAC जो 60 डिग्री है, ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल C है ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं बिकॉज यहाँ पर देखो AP एंड BD तो पैरेलल हैं। अब जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या है? AC भी ट्रांसवर्सल है। अब AC ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल 60 डिग्री है PAC 60 डिग्री वाला एंगल, ये एंगल एंड ये जो एंगल C है, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये भी इक्वल होंगे। इस वजह से अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल B एंड C की वैल्यू मिल गई। अब हम इजीली अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एंगल ट्राइंगल ACD में अगर मैं एंगल ACD की बात करूं तो मेरे पास ये एंगल C है विच इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करूंगी? टैन थीटा का यूज करूंगी बिकॉज परपेंडिकुलर क्या है? AD है विच इज द टावर एंड यहाँ पर बेस क्या है? CD विच इज द लेंथ, जो कार और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज CD एंड यहाँ पर मुझे CD ही फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है कि CD को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मेन जो यूज है वो CD का है, बेस का यूज है। तो यहाँ पर मैं टैन थीटा का यूज करूंगी बिकॉज टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AD एंड CD हो जाएगा बेस। सो देयर आई विल यूज टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर थीटा क्या है? मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ 60 डिग्री, एंगल C। तो टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज AD एंड बेस इज CD। सो ये आ जाएगा AD बाय CD। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इट इज √3। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो ये आ गया √3। यहाँ से मेरे पास AD की वैल्यू आएगी। AD की वैल्यू कैसे आएगी? मैं CD को उधर भेज दूंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AD की वैल्यू क्या आएगी? AD विल बी
ये देखो यहाँ से AD की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये CD उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी √3 इंटू CD। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, AD इज इक्वल टू √3 इंटू CD। यहाँ पर मैंने AD की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि देखो जो हमारे दोनों ट्राइंगल है ना ADC एंड ADB, ये दोनों ट्राइंगल्स में AD वाली जो साइड है ये कॉमन है ना, बिकॉज AD साइड इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है एंड ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी AD साइड आ रही है। तो AD की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ दोनों ट्राइंगल में, फिर दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ तो फिर सॉल्व करना आगे इजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर AD की वैल्यू निकाली विच इज √3 इंटू CD। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई। अब अगले ट्राइंगल की बात करते हैं ADB। अब इस ट्राइंगल में भी मैं AD की वैल्यू ही निकालूंगी और फिर जो वैल्यू आएगी उसको इस वैल्यू से इक्वेट करके फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। So, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ट्राइंगल। तो अगला ट्राइंगल है ADB। सो इन ट्राइंगल ADB, तो अब ADB ट्राइंगल में मैं कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करूंगी, tan थीटा का यूज करूंगी, बिकॉज एंगल है हमारा 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री एंड मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर AD एंड जो बेस है, बेस क्या होगा यहाँ पर BD, इन्हीं का मुझे यूज है। तो यहाँ पर मैं tan थीटा का ही यूज करूंगी। सो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा क्या है, थीटा है 30 डिग्री, बिकॉज मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल B। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, सामने वाली साइड AD, तो AD लिख दिया। बेस क्या होगा, बेस होगा इसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है, BD है, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1/√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। तो अब मैं AD की वैल्यू ही कैलकुलेट करूंगी, बिकॉज मुझे दोनों AD की वैल्यू को इक्वेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AD और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो AD इंटू √3 एंड BD इंटू 1, तो BD ही होता है। तो मुझे AD की वैल्यू चाहिए, तो √3 को मैं इधर उधर भेज दूंगी तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो AD की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ AD की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये √3 उधर डिवाइड हो जाएगा, सो BD डिवाइडेड बाय √3। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई है, AD इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय √3। तो अभी मैंने AD की एक और वैल्यू निकाली थी, इट वाज √3 इंटू CD, है ना, इट वाज √3 इंटू CD। तो ये वैल्यू निकाली थी। अब AD की ये वाली जो वैल्यू आई है और जो पिछली वैल्यू थी इक्वेशन 1 में, दोनों को मैं इक्वेट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स इक्वेट द वैल्यूज। ओके, तो AD की वैल्यू मैंने निकाली थी पहली इक्वेशन में, इट वाज √3 इंटू CD, और अभी दूसरी इक्वेशन में क्या निकाली, इट वाज BD डिवाइडेड बाय √3। अब इनको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं BD को इस √3 को उधर भेजूँ, इस √3 को अगर मैं उधर भेजूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे पास BD की वैल्यू क्या आएगी, देखो BD की वैल्यू आएगी, ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया भी था। सो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, सो दिस विल बी 3CD। ये क्या होगा, 3 इंटू CD, 3CD, ठीक है। यहाँ से मेरे पास BD की वैल्यू आ गई। BD की वैल्यू क्या आई है, 3CD आई है। अब यहाँ पर देखो, ये जो BD है ये किससे मिलकर बना है, यहाँ पर BD क्या है, ये पूरा जो बेस है दैट इज BD, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी BD लेंथ है। अब ये जो BD है ये किससे मिलकर बना है, BC एंड CD से। अगर मैं BC एंड CD को ऐड कर दूँ तो मेरे पास पूरा BD आ जाएगा। तो BD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, BD की जगह मैं लिख सकती हूँ BC प्लस CD। ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ, बिकॉज मुझे सॉल्व करना है तो इसको मैं ब्रेक डाउन करके लिखूंगी। BD को मैं ब्रेक डाउन करके लिख दूंगी BC प्लस CD। सो यहाँ पर आ जाएगा BC प्लस CD इज इक्वल टू 3CD, ठीक है। अब मुझे BC की लेंथ को अगर फाइंड आउट करना है तो मैं CD को उधर भेज दूंगी, तो CD उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी CD है, यहाँ पर भी CD है, तो इसको मैं एक ही साइड कर देती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी BC इंटू 3CD माइनस CD, ठीक है। अब 3CD माइनस CD कितना होता है, 3 - 1 2 होता है, तो मेरे पास आ जाएगा 2CD। यहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू आ गई 2CD। एंड अगर मेरे को CD की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, अब इस 2 को उस साइड भेज दूंगी। CD को, अगर मुझे CD की वैल्यू चाहिए तो मैं इस 2 को उस साइड भेज दूंगी, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास CD की वैल्यू क्या आएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी BC डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास आ गई CD की वैल्यू,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CD की वैल्यू मेरे पास BC डिवाइडेड बाय 2 आ गई। अब हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है। देखो हमें क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ B पॉइंट से C पॉइंट तक आने में उस कार को कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड्स लगे। कितने सेकेंड्स लगे, 6 सेकेंड्स लगे। तो हमें बताना था कि C पॉइंट से D पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा। देखो हमें पता है कि BC डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड्स लगे हैं, तो BC का आधा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली 6 डिवाइडेड बाय 2 3 सेकंड लगेंगे। अगर इस टोटल डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगे हैं तो इसका आधा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। तो BC डिवाइडेड बाय 2, ये जो अगर इस BC लेंथ का मैं आधा कर दूं, BC बाय 2 कर दूं, इस लेंथ को कवर करने में 3 सेकंड्स लगेंगे। एंड हमें पता है कि BC डिवाइडेड बाय 2 क्या है, CD के इक्वल है। यहां से इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है CD इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय 2, मतलब CD क्या है, BC का आधा है। तो अगर BC डिवाइडेड बाय BC डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो BC डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो इससे हमें अपना आंसर मिल गया कि CD डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में लगेंगे 3 सेकेंड्स। वेरी सिंपल एंड आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। यहाँ पर लास्ट वाले कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर हमें पता है कि BC डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड्स लगे, तो इसके आधे डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेंगे। एंड हमें पता है कि BC डिवाइडेड बाय 2, मतलब BC का आधा, ये किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। एंड CD का ही तो हमें टाइम फाइंड आउट करना था, तो CD को कवर करने में भी 3 सेकेंड्स ही लगेंगे। एंड यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, जो कि हमने आंसर कर दिया। सो लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे दैट द कार विल टेक 3 सेकेंड्स टू रीच द टावर फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, लास्ट में आपको ऐसे स्टेटमेंट लिख देनी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन नोट इट इफ यू वांट। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश कर लिया है। सो वी हैव फिनिश दिस चैप्टर एंड हमने सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया, क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में हम आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।